रमन की बेटी आरती की शादी पक्की हो जाती है। रमन बहुत खुश था। वो खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा करना चाहता था। तभी रमन की पत्नी आशा रमन से कहती है, एक बात बताओ, बिटिया की शादी तो पक्की हो गई है, लेकिन उसकी शादी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसों का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। आखिर कैसे होगा ये सब? अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो। मेरे सेठ ने मुझसे कहा था कि जब भी मेरी बेटी की शादी होगी तब सेठ जी 3 लाख रुपए की मदद देंगे हमें शादी में। हाँ, तो एक काम करो, जाकर अभी सेठ जी से पैसे मांग लो। क्या पता सेठ जी ने अगर ऐन मौके पर मना कर दिया तो हम कहाँ से पैसों की व्यवस्था करेंगे? अरे नहीं नहीं आशा, मुझे अपने सेठ जी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया। और वैसे भी मैं सेठ जी के पास बहुत समय से काम करता आ रहा हूँ। मुझे अपने सेठ जी पर पूरा भरोसा है। अरे, लेकिन आजकल के समय में किसी के भी ऊपर इतना भरोसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी बात मानो तो जाकर सेठ जी से पैसे मांग लो। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम कहीं और से पैसों का इंतजाम कर लेंगे। अरे भाग्यवान, अभी जितने पैसे हैं उतने पैसों में ही तुम शादी की तैयारी करना शुरू कर दो। बात रही सेठ जी की, तो मैं उनसे जाकर बात करता हूँ। रमन खुशी खुशी सेठ जी के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, एक खुशखबरी है। मेरी बिटिया की शादी पक्की हो गई है। अगले महीने मेरी बिटिया की शादी है। और आपने जो 3 लाख रुपए देने का वादा किया था, अगर आप मुझे वो पैसे दे दें तो बहुत अच्छा हो जाता मालिक, क्योंकि शादी की तैयारी करने में थोड़ा समय भी तो लगता ही है। हाँ रमन, तू चिंता मत कर, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। लेकिन हाँ, अभी मेरे खेत में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अगर तू वो सारा काम निपटा देता है तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा। कितने दिन का काम है मालिक? 1 महीने का काम। अगर तू 15 दिन में निपटा दे तो 15 दिन बाद मैं तुझे 3 लाख रुपए दे दूंगा। अच्छा, इसका मतलब मुझे दिन रात दोनों एक करके मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं 1 महीने का काम 15 दिन में निपटा दूंगा। रमन अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश था। इसलिए वो सेठ के खेत पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है और 1 महीने के काम को 15 दिन में करने की पूरी कोशिश करता है। दिन और रात एक करके 15 दिनों में सेठ का काम पूरा कर देता है। 15 दिन बाद रमन सेठ से कहता है, सेठ जी, आपका काम मैंने खत्म कर दिया। अब आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, क्योंकि शादी वाला घर है और मुझे बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। रमन, मुझे तुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे माफ करना रमन, मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। दरअसल इस बार की खेती में मुझे बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हुआ, इसीलिए मैं तुझे 1 रुपया नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मालिक, आप मेरे बारे में तो सोचिए। एक गरीब बेटी का बाप, मैं आपके भरोसे ही इतने समय से रुका हुआ था। अब अचानक से मैं पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा? देख रमन, तेरी बेटी की शादी है। अब ये सब तुझे ही सोचना पड़ेगा। तू पैसों का इंतजाम कहां से करेगा? लेकिन मुझे माफ कर, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन 1 महीने का काम 15 दिन में जो निपटाया है उसके पैसे ही दे दो। अरे अभी मेरा हाथ पूरा खाली है। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुझे 15 दिन के पैसे दे दूंगा। मालिक, 15 दिन के पैसे कैसे हुए? मैंने मेहनत तो 1 महीने के हिसाब से की है ना, तो मुझे 1 महीने के पैसे चाहिए। देख रमन, अपने मालिक से ही दगाबाजी करना अच्छी बात नहीं है। चल अब यहां से जा। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं तुझे खुद बुलाऊंगा। बेचारा रमन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उदास चेहरा लेकर वो अपने घर आता है। रमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी और बेटी को क्या और कैसे जवाब दे। अच्छा सुनो ना, सोनार के पास जाना है। दामाद जी के लिए सोने की अंगूठी भी तो बनवानी है। तुम्हारे सेठ जी पैसे कब देंगे? अब तो धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आता जा रहा है। शादी के एक दिन पहले पैसे लोगे क्या? आशा, तुमने सही कहा था। कब कहां किसका मूड बदल जाए हमें कुछ नहीं पता होता। सेठ जी ने पैसे देने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि इस बार की खेती से उन्हें बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हुआ है,
इसीलिए वो 1 रुपए की भी मदद नहीं कर पाएंगे। जिसका डर था वही हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। इस गरीबी में हमारे लिए 50,000 रुपए का इंतजाम करना भी बहुत भारी है। हम 3 लाख रुपयों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? तुम चिंता मत करो आशा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। रमन को अब अपनी बेटी की शादी की चिंता सता रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे और कहाँ से पैसों का इंतजाम करे। रात भर सोचने के बाद रमन सुबह सुबह उठकर पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में रमन मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहता है, ये अच्छा तरीका है। मेरे पास 2 किडनी है। मैं अपनी 1 किडनी किसी अस्पताल में बेच देता हूँ। उससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उन्हीं पैसों से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। रमन के मन में अब किडनी बेचने का ख्याल आता है। वो अब अपना रास्ता अस्पताल की ओर मोड़ लेता है। तभी रास्ते में रमन को एक बैल दिखाई देता है। वो बैल घायल था। घायल बैल को देखकर रमन अपना दुख भूल जाता है और घायल बैल को अस्पताल ले जाता है और वहां ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवाता है। अब तुम्हें ठीक लग रहा है ना? रमन के इतना कहते ही बैल रमन को जवाब देते हुए कहता है, हाँ, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे हो। अरे, ये क्या, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। और ये सारी बातें करने के लिए अस्पताल बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। एक काम करो, यहां से बाहर चलो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। रमन और बैल दोनों अस्पताल से बाहर आ जाते हैं। अस्पताल से बाहर आने के बाद बैल रमन से कहता है, दरअसल मैं एक जादुई बैल हूँ। जादुई होने के बावजूद अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था। और इस श्राप से मुक्त होने का बस एक ही तरीका था कि जब कोई इंसान अपना दुख दर्द भूलकर पूरे सच्चे दिल से मेरी तकलीफ को ठीक करने का सोचे, उस दिन मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। और जब तुमने मुझे तकलीफ में देखा, तब तुमने अपने मन की तकलीफ को भुलाकर मुझे अस्पताल ले आए। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरी वजह से श्राप मुक्त हो गए। लेकिन सच बताऊं तो मैं बहुत परेशान हूं। 15 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई बैल हूं और अब मुझे मेरी जादुई शक्तियां वापस मिल चुकी हैं, क्योंकि अब मैं श्राप मुक्त हो चुका हूं। अब तुम्हारी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम तरीके से होगी। ये सुनकर रमन बहुत खुश हो जाता है और जादुई बैल के साथ अपने घर आ जाता है। जादुई बैल अब अपनी जादुई शक्तियों से खूब सारा सोना और पैसा रमन के सामने प्रकट कर देता है। ये देखकर रमन और आशा बहुत खुश होते हैं और वो दोनों जादुई बैल का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई बैल। तुम्हें नहीं पता कि तुमने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। तुमने आज हमारी सारी इज्जत बचाई है। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे, अब ये सब कहने का वक्त नहीं है। जल्दी जल्दी शादी की तैयारी करो। बिटिया की शादी है, हमें उसे अच्छे से विदा करना है। शादी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जादुई बैल की मदद से रमन और आशा दोनों हंसी खुशी बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी आरती की शादी करके उसे खुशी खुशी विदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रमन जादुई बैल से बोलता है, वैसे जादुई बैल, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अब अपने ससुराल में है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक रोजगार शुरू करूं, ताकि मैं अपने घर की स्थिति को ठीक कर सकूं। आखिर कब तक तुमसे सोना और पैसा मांगता रहूंगा? हाँ, वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इंसान को हमेशा अपनी तरक्की और मेहनत के बारे में सोचना चाहिए। चलो, मेरी बात मानो तो तुम अब एक सुनार की दुकान खोलो। मैं तुम्हें खूब सारा सोना दूंगा और तुम उस सोने को बेचना। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारा साथ रहा तो मैं जरूर करूंगा। देखते ही देखते रमन अपनी एक सुनार की दुकान खोल लेता है। रमन की ये तरक्की देखकर आसपास के सभी लोग
और सबसे ज्यादा रमन का वो लालची सेठ। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रमन ने अचानक से इतनी तरक्की कहाँ से कर ली। क्या बात है, एक समय था कि ये 3 लाख रुपए के लिए मेरे सामने रो रहा था और आज बेटी की शादी करने के बाद इसने सुनार की दुकान खोली। इतना सोना और पैसा कहाँ से आ रहा है इसके पास? खैर, मुझे क्या, एक काम करता हूँ, आज रात ही इसके सुनार वाली दुकान पर जाकर जितना भी सोना होगा सारा सोना चुरा लूंगा। देखता हूँ कहाँ से करता है ये तरक्की। सेठ को रमन की तरक्की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो रमन के दुकान से सोना चुराना चाहता था। ऐसे ही रात को रमन अपनी दुकान में ताला लगाकर अपने घर आ जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सेठ अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर रमन के दुकान पर लगा हुआ ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर रमन का बैल आ जाता है और वो बैल सेठ और उसके आदमियों को पकड़कर बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर सेठ और उसके आदमी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो सब वहां से भाग नहीं पा रहे थे। तभी वो जादुई बैल सेठ और उसके आदमियों से कहता है, कहाँ जा रहे हो भागकर? तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा मिलकर ही रहेगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम रमन को बर्बाद कर दोगे? अरे जब तक उसके साथ मैं जादुई बैल हूं तब तक उसका कुछ नहीं कर सकते तुम। अरे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो, हम कभी भी रमन को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अगर अब तुमने कभी भी रमन और उसके परिवार के ऊपर अपनी बुरी नजर बनाई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं एक जादुई बैल हूं। इसके बारे में गांव के किसी भी आदमी को बताने की कोशिश की तब भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह से जादुई बैल सेठ और उसके आदमियों को डरा धमकाकर भगा देता है। इसके बाद सेठ दोबारा कभी भी रमन और उसके परिवार के ऊपर नजर उठाकर नहीं देखता। सर्दियों की सुबह रिया और बिट्टू खाने की मेज पर बैठे गरम गरम नाश्ते का इंतजार करते हुए गाना गा रहे थे। नाश्ता दो, जल्दी से गरम गरम नाश्ता दो। ला रही हूँ बाबा, ला रही हूँ, तुम दोनों के लिए ही नाश्ता बना रही हूँ। थोड़ी देर का भी सब्र नहीं होता ना तुम दोनों से। ये लो, आज मैंने तुम दोनों के लिए गरम गरम मटर के पराठे बनाए हैं। अरे नहीं माँ, तुमने आज फिर से मटर के पराठे बना दिए। तो क्या हुआ, सर्दियों में इतनी ताजी ताजी हरी भरी अच्छी अच्छी मटर आती है तो उसे खाना तो बनता है ना। हाँ माँ, लेकिन जब से सर्दियां आई हैं तुम हर रोज मटर से कुछ ना कुछ बनाकर हमें खिला रही हो। अब हम ये मटर खा खा कर बोर हो चुके हैं। कल तुमने मटर का पुलाव बनाया था, परसों मटर की कचौरी, उससे पहले मटर की सब्जी और उससे पहले तुमने मटर का निमोना बनाया था। हाँ माँ, इतने दिनों में तुमने हम दोनों को इतनी मटर खिला दी है कि अब तो हमें सपने में भी मटर ही मटर दिखाई देती है। बस बस, तुम दोनों को तो पता नहीं कितनी बातें बनानी आती है। चुपचाप इस मटर के पराठों को खा लो। मैं अब फिर से रसोई में जाकर कुछ और नहीं बनाने वाली हूँ। ये सुनकर बेचारे रिया और बिट्टू को मटर का पराठा ही खाना पड़ता है। वो दोनों मटर के पराठे को खाकर बाहर चले जाते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं। दोस्तों, आज मैं तुम सबके लिए खाने के लिए लेकर आई हूँ। अरे वाह, तुम क्या लेकर आई हो रिंकी? ये देखो, मेरी माँ ने आज गरम गरम मटर की कचौरियाँ बनाई हैं। मैंने घर पर एक कचौरी खाई थी, ये सच में बहुत टेस्टी है। नहीं नहीं रिंकी, हमें ये मटर की कचौरी नहीं खानी। हम दोनों तो पहले ही मटर खाकर परेशान हो गए हैं, ऊपर से तुम्हारी मम्मी ने भी मटर की कचौरी बना दी। मुझे तो लगा था आंटी ने आलू के समोसे या ब्रेड पकोड़े बनाए होंगे, लेकिन तुम्हारे घर में भी मटर ही बन रही है। अब तो मटर से बनी हर चीज को देखकर मुझे चक्कर आने लगे हैं। इन कचौरियों को तुम ही खाओ। चलो रिया, हम यहाँ से चलते हैं। मटर की उन कचौरियों को देखकर दोनों बहन भाई वहां से चले जाते हैं। भैया भैया, मुझे वो झूला झूलना है, मेरे साथ चलो ना, मुझे वो झूला झूला दो।
बिट्टू अब रिया को झूला झुलाने लेकर जाता है और रिया बड़े ही मजे से झूले पर बैठकर झूला झूलने लगती है। रिया, तुम जरा आराम से झूला झूलो। इतनी तेज झूला झूलोगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरी चिंता मत करो। बिट्टू के समझाने पर भी रिया उसकी बात नहीं सुनती और वो और जोर से झूला झूलने लगती है। तभी अचानक बहुत ज्यादा तेजी से झूला झूलने की वजह से वो झूले से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके घुटने में चोट लग जाती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इतनी तेज झूला मत झूलो। अब देखो, लग गई ना तुम्हारे घुटनों में चोट। अरे बाप रे बाप, तुम्हारे घुटने से तो खून निकल रहा है। मेरे घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है भैया। अगर माँ को पता चला तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। अगर तुम डांट खाने वाले काम करोगी तो माँ तो तुम्हें डांटेंगी ही ना। चलो अब उठो, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। बिट्टू अब रिया को लेकर घर जाता है तो उनकी माँ रिया के घुटने से बह रहे खून को देखकर डर जाती है। ये तुम्हारे घुटने को क्या हो गया? इतना खून क्यों बह रहा है? अच्छा, समझ गई। आज फिर से बहुत तेज झूला झूल रही होगी तुम। न तो तू मेरी बात सुनती है और ना अपने भाई की बात सुनती है। अगर अगली बार तू झूले से गिरकर अपने पैर में चोट लगवा कर आई तो दोबारा पार्क में बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, याद रखियो। बिट्टू, जा अंदर से दवाई का डब्बा लेकर आ। मैं रिया के घुटने पर पट्टी बांध देती हूँ। ये लो माँ। सुमन अब रिया के घुटने पर अच्छी तरह दवाई लगाकर पट्टी बांध देती है और उसे उसके बिस्तर पर लेटा देती है। बिट्टू, तू अपनी बहन का ध्यान रखियो। मैं बाजार से सब्जियां लेने जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। ठीक है माँ, तुम आराम से जाओ। सुमन अब बाजार से सब्जियां लाकर रात का खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। आज रात खाने में वो मटर पनीर की सब्जी बनाती है। ये लो, तुम दोनों खाना खा लो। मैंने आज तुम दोनों के लिए तुम्हारी पसंद का मटर पनीर बनाया है। अरे नहीं माँ, तुमने पनीर में मटर क्यों डाली? सुबह ही तो तुमसे कहा था कि मटर मत बनाना। लेकिन बेटा, पनीर तो मटर के साथ ही अच्छा लगता है। अगर मैं बिना मटर के पनीर बनाती तो वो खाने में उतना स्वादिष्ट नहीं लगता। चलो, अब दोनों बिना मुंह बनाए इसे खा लो। मैं तुम दोनों के लिए और रोटियां लेकर आती हूँ। बिट्टू तो मटर पनीर की सब्जी को आराम से खा लेता है, लेकिन रिया मटर पनीर की सब्जी में से मटर को चुन चुन कर अपनी प्लेट में निकाल देती है और सिर्फ पनीर को ही रोटी के साथ खाती है। अरे, ये तुमने क्या किया? सारी मटर को चुन चुन कर बाहर निकाल दिया। आज तुम्हारे घुटने में चोट लगी है, इसलिए कुछ नहीं कह रही, नहीं तो अभी अच्छी डांट पड़ती तुम्हें। खाना खाकर सब अब आराम से सो जाते हैं। अगले दिन बिट्टू तो स्कूल चला जाता है, लेकिन घुटने में चोट लगने की वजह से रिया स्कूल की छुट्टी कर लेती है। वो किचन में पानी पीने जाती है तो उसका ध्यान किचन स्लैब पर रखी हुई सब्जियों पर जाता है। हे भगवान, इन मटरों ने तो मुझे परेशान कर दिया है। एक काम करती हूँ, इन सब्जियों में से मटर की थैली को बाहर गाय को खिला देती हूँ। जब माँ को घर में मटर मिलेंगे ही नहीं तो माँ मटर की सब्जी बना ही नहीं पाएगी। अच्छा, मतलब तुम हमें घर से बाहर फेंकना चाहती हो। अरे, अचानक से ये आवाज कहाँ से आई? अभी तो माँ भी बाहर गई है, तो फिर घर में मेरे साथ कौन है? कहीं हमारे घर में कोई भूत तो नहीं आ गया? नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, जादुई लाल मटर हूँ। ये देखो, इन हरी हरी मटरों के बीच में से मुझे बाहर निकालो। क्या कहा? जादुई लाल मटर? रिया अब मटर की उस थैली में जादुई लाल मटर को ढूंढने लगती है। तभी उसे हरी हरी मटरों के बीच एक लाल चमचमाती हुई मटर नजर आती है। लाल मटर को देखते ही रिया जल्दी से लाल मटर को थैली से बाहर निकाल लेती है। अच्छा हुआ तुमने मुझे इस थैले से बाहर निकाल दिया। इस थैली में बैठे बैठे तो मेरा दम ही घुट गया था। तुम कैसी मटर हो? सबसे पहले तो तुम्हारा रंग बाकी सब मटरों से अलग है। ऊपर से तुम्हारे छोटे छोटे हाथ पैर भी है और तुम मुझसे बात भी कर सकती हो। कहीं मैं फिर से कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है। मैं सचमुच जादुई लाल मटर हूँ।
जो अपने जादू से कुछ भी कर सकती है। क्या सच में तुम अपने जादू से कुछ भी कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, मैं अगर चाहूँ तो अपने जादू से तुम्हारे पुराने कपड़ों को नया बना सकती हूँ, या फिर तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स, पिज्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक भी ला सकती हूँ। अच्छा, तो फिर तुम मेरे लिए एक पिज्ज़ा, एक बर्गर, एक ऑरेंज जूस और बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस ले आओ। मैं ऐसा कर तो सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन वो क्यों जादुई मटर? क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी थी। तुम तो मुझे अपने घर से बाहर फेंकना चाहती थी। तो अब तुम ही बताओ, जब तुम मुझे पसंद ही नहीं करती तो मैं तुम्हारे लिए अपने जादू से ये सारी चीजें लेकर क्यों आऊं? बात तो तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी माँ हर रोज खाने में मटर की कोई ना कोई चीज बना ही देती है, और मैं बेचारी प्यारी सी बच्ची हर रोज मटर खा खा कर बोर हो जाती हूँ। मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ, लेकिन अब मटर के स्वाद से मेरा मन भर रहा है। लेकिन माँ इस बात को समझती ही नहीं। अब मैं तुम्हारी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें मटर इसलिए खिलाती है क्योंकि सर्दियों के मौसम में आई हुई मटर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मटर में ढेर सारा प्रोटीन होता है जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। पर अगर तुम हर रोज मटर खा खा कर पक गई हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है जिससे तुम मटर को किसी और सब्जी में बदल सकती हो। अच्छा, वो क्या चीज है? ये जादुई कटोरा है। जब तुम इस कटोरे में मटर से बनी हुई कोई भी चीज रखोगी तो वो तुम्हारी मनपसंद सब्जी में बदल जाएगी। अच्छा, तो फिर अगर मेरी माँ मटर का पराठा बनाएगी तो क्या वो एक पिज्जा में बदल जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो क्यों? मेरा ये जादुई कटोरा तुम्हें हमेशा हेल्दी खाना ही खिलाएगा, क्योंकि उससे तुम स्वस्थ रहोगी। और अगर तुम इसका इस्तेमाल करके हर रोज पिज्जा, बर्गर जैसा जंक फूड खाओगी तो तुम बीमार हो जाओगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार पड़ो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा अच्छा अच्छा खाना खाकर बिल्कुल तंदुरुस्त रहो। मैं ये समझ सकती हूँ कि तुम हर रोज एक सब्जी खाकर बोर हो जाती हो, इसलिए इस जादुई कटोरे से तुम दुनिया की कोई भी सब्जी खा सकती हो, चाहे वो दाल मखनी हो या पनीर टिक्का, आलू दम हो या छोले मसाला। लेकिन अगर कभी मेरा जंक फूड खाने का मन करेगा तो? अगर कभी कभी की बात है तो ठीक है, मैं जादुई कटोरे से कहकर कभी कभी तुम्हारे लिए जंक फूड बनवा दूंगी। लेकिन उसके अलावा हर रोज तुम्हें हेल्दी खाना खाना होगा। रोटी, सब्जी और ताजे फल सब्जियों से ज्यादा हेल्दी कुछ नहीं है। ठीक है जादुई लाल मटर, मैं तुम्हारी बात समझ गई। अब से मैं जंक फूड की जिद नहीं करूंगी, और मेरा जो भी सब्जी खाने का मन करेगा मैं इस जादुई कटोरे से मांग लूंगी। लेकिन क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुमसे मिलने तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब मुझे चलना होगा। अब जादुई लाल मटर रिया को वो जादुई कटोरा देकर वहां से चली जाती है। उसके वहां से जाते ही रिया का पुराना घर एक बहुत ही सुंदर घर में बदल जाता है, और उसके घर का सामान और पुराने कपड़े बिल्कुल नए हो जाते हैं। अब रिया अपने भाई बिट्टू को भी जादुई लाल मटर और उसके जादुई कटोरे के बारे में बताती है। दोनों भाई बहन उस जादुई कटोरे के इस्तेमाल से अपनी मनपसंद की सब्जियां खाते हैं और खुश रहते हैं।